अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है RISB। ये एक टेस्ट है जो एडजस्टमेंट मैल एडजस्टमेंट चेक करता है कि कोई भी फ़र्द कितना एडजस्टेड है इस सोसाइटी में और कितना मैल एडजस्टेड है। एडजस्टमेंट लेवल चेक करने के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है और ये टेस्ट सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट है। कुछ टेस्ट होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। ये सेमी प्रोजेक्टिव है, ये ना पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और ना ही पूरी तरह से प्रोजेक्टिव है। इस टेस्ट की टोटल आइटम्स 40 होती हैं और ये स्टेटमेंट में मबनी होता है। हाफ स्टेटमेंट दी होती है और हाफ कंप्लीट करनी होती है। इसे रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक्स कहते हैं। RISB ये रोटर ने मुरतब किया है, उसके नाम से है। तो इसमें उर्दू वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है। आपने अपने क्लाइंट के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है कि क्लाइंट किस चीज़ में ज़्यादा माहिर है, महारत है, ताकि उसे समझ आ सके इस टेस्ट की। तो इस टेस्ट में जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो कितनी तरह के होंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस टेस्ट का जो कट ऑफ स्कोर है वो 135 है। यानी 135 एक ऐसा स्कोर है जहाँ पे दहलीज़ है, पता चलता है कि इससे ऊपर वाले जो हैं वो मैल एडजस्टेड हैं और इसके नीचे वाले जो हैं वो एडजस्टेड होंगे, जिनको हम नॉर्मल कंसीडर कर सकेंगे कि उनको कोई भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। एडजस्टेबिलिटी चेक करता है ये कि कोई फ़र्द कितना एडजस्टेड होता है अपने सराउंडिंग में या कितना मिसफिट फील करता है। जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद सम पर्सनालिटी टेस्ट, ताकि पता चल सके कि इसकी पर्सनालिटी एडजस्टेड है या मैल एडजस्टेड है। जी, इसके लिए हम थोड़ी सी कुछ रीडिंग करते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके रिस्पॉन्सेज कौन कौन से होते हैं। इसमें C रिस्पॉन्सेज होंगे जो कॉम्प्लेक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स को शो करेंगे। C1 होगा, C2 होगा, C3 होगा। इसी तरह से इसमें एक रिस्पॉन्स होगा N, जिसे न्यूट्रल रिस्पॉन्स कहेंगे। और इसमें P पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी होंगे, जैसे P1 होगा, P2, P3। P1 किस चीज़ को शो करेगा? P1 पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ। जब क्लाइंट इस टेस्ट को करते वक्त कोई चीज़ अपने बारे में अच्छी कहेगा तो हम P1 स्कोर करेंगे उसको, और अगर क्लाइंट किसी दूसरे के बारे में अच्छा कहेगा तो उसे P2 स्कोर करेंगे। क्या आप सबको समझ आ रहा है? कोई चीज़ जो जिसमें एम्बिग्युइटी है, कोई समझ नहीं आ रहा, वो मेरे से पूछ लें। अभी तक मैंने क्या बताया? सर आपने इसका स्कोर बताया कि 135 होता है। जी जी उससे हम तो आइडिया करते हैं कि मतलब जिस लेवल पे वो एडजस्ट है उससे ज़्यादा होगा। जी जी तो जी, और उसके अलावा आपने स्कोर का बताया कि इसमें जो है वो 3 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, C में आता है और P में आता है। शाबाश। जी, जो C में आते हैं, जो P में आते हैं उसका तज़किरा हो रहा है। P1 जो है वो पॉजिटिविटी टुवर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ, और P2 होगा पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स। दूसरों के बारे में जब कोई वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करवाएगा, उनको अच्छा कहेगा, अच्छा समझेगा, तो P2 देंगे। इसी तरह P3 होगा। P3 पॉजिटिविटी होगी, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे होगी, जिसमें वो अल्लाह ताला का, खुदा का तज़किरा करेगा और शुक्रगुजारी शो करेगा। इस तरह से होगा। इस तरह से फिर C पे आ जाए तो C1 होगा कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स जो वो अपनी ज़ात के बारे में कोई बात करे और कहे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे में ये चीज़ ख़राबी है, वो ख़राबी है। अपना तज़किरा करते वक्त, ये 40 आइटम्स पे मुश्तमिल टेस्ट करते वक्त जब वो अपना तज़किरा कहीं पे आए तो वो नेगेटिव वे में करे तो C1 मिलेगा उसे स्कोर करते वक्त। और इसी तरह C2 होगा कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड्स अदर्स। C2 कब देंगे? जब वो किसी दूसरे के बारे में बात हो रही हो और वो नेगेटिविटी शो करें। C3 होगा एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी, कोई भी अच्छा नहीं है, ये दुनिया, अल्लाह ताला से भी शिकवा करे वो, तो C3 देंगे एक्सट्रीम लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब इसकी कुछ थ्योरेटिकल बेस देखते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा कि ये टेस्ट है क्या। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। दिस टेस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय जूलियन बी रोटर, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1950। आप निकाल लें 1950। द टेस्ट इज़ कंप्राइजिंग ऑन डेफिशेंट सेंटेंस, यानी नामुकम्मल जुमलों पे मुश्तमिल है ये टेस्ट, और उसको मुकम्मल करना है। इट्स कंप्राइज ऑफ 40 थिंग्स, ये 40 सवालों पर मुश्तमिल है, आइटम्स पर मुश्तमिल है।
दैट इज़ मेजर द आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्शन एंड माल एडजस्टमेंट। ये 5 से 6 किस्म के एटीट्यूड बताएगा, फैमिलियल एटीट्यूड, सेक्सुअल एटीट्यूड और 2-4 एटीट्यूड और बताएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा क्लाइंट है ये जेंडर के बारे में, ऑपोजिट जेंडर के बारे में इसका एटीट्यूड क्या है और फैमिली को लेके ये क्या सोचता है, हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी उसकी। इसके अलावा लिखा है इट इज़ सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये मैं बता चुका हूँ कि ये सेमी प्रोजेक्टिव है क्योंकि इसकी जो आइटम्स हैं इसको देख के लगता है कि ये आधा ऑब्जेक्टिव है और आधा प्रोजेक्टिव है। टेस्ट मेजर्स द माल एडजस्टमेंट। 40 थिंग्स आर फिनिश्ड बाय द सब्जेक्ट। 40 सवाल जो हैं वो आपके सब्जेक्ट ने, आपके क्लाइंट ने मुकम्मल करने हैं। अच्छा, इसमें आपका क्लाइंट कुछ सवालों को छोड़ना चाहेगा, वो अवॉइड करेगा, तो आपने उसे मोटिवेट करना है कि सारे सवालों के वो जवाब दे। ज़रूरी होता है कि सबके देने हैं, अगर कोई वो एक नहीं, अगर वो किसी चीज़ को छोड़ रहा है तो समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा एक्सट्रीम है। वो मसलन इसमें एक आइटम है जिसमें शादी के बारे में है, तो वो छोड़ देते हैं अक्सर क्लाइंट, उस पर वो तबसरा करना ही नहीं पसंद करते। तो समझ जाएं कि इस चीज़ को लेके कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं उसकी लाइफ में। जी, इसमें हमने 0 से 6 तक स्कोर करना होता है, मेल फीमेल जो भी होगा हमने 0 से 6 तक स्कोर करना है। सबसे पहले हमने वो जो C1, C2, C3, N हो गया, अच्छा जो किसी में ना आए, C1 में भी नहीं आ रहा, C2 में भी नहीं आ रहा, ऐसी स्टेटमेंट लिख देता है समटाइम क्लाइंट जो न्यूट्रल होती है, जो ना कॉन्फ्लिक्ट बन रहा होता, ना ही कोई पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा होता है, तो उसमें हमने उसे N में रखना है, N पे रखना होता है। तो इसकी स्कोरिंग कैसे होगी ये हम सीखेंगे कि जब हम P1, P2, C1, C2 सारे कर लेंगे तो फिर स्कोर क्या देंगे, N को कितना स्कोर देंगे, P1 को कितना स्कोर देंगे, ये हम सीखने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एन में क्या होता है? एन में न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है कि क्लाइंट ने जो बात कही है वो ना कॉन्फ्लिक्ट में गिनी जा रही है और ना ही वो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स आ रहा है, ना ही टुवर्ड्स हर हिमसेल्फ आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एन दे देंगे उसे, ठीक है। स्कोरिंग ऐसे करनी होती है कि यहाँ पे जब वो फिल कर देगा तो हमने उसके आगे C1, C2 या P1 जो भी उस आइटम को पढ़ के जो भी हमें समझ आएगा वो लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अगले सेशन में बाकायदा इसको कंप्लीट करके स्टेटमेंट्स डिस्कस करें कि ये स्टेटमेंट कैसे P1 बनी या कैसे P2 बनी। अब हम बात करेंगे ओमिशन रिस्पॉन्स की। जैसे कि मुकद्दस लड़की ने पूछा है कि ये कैसे, जब कोई क्लाइंट कोई आइटम नहीं फिल करेगा तो उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ओवरसाइट रिएक्शन इज़ असाइंड एज दोज फॉर विच नो आंसर इज़ गिवन और फॉर विच द म्यूजिंग इज़ फ्रेगमेंटेड। एक्सक्लूजन रिएक्शन नो स्कोरिंग इज़ मेड। कोई स्कोरिंग नहीं करेंगे, अगर कोई आइटम उसने खाली छोड़ दी तो हम वो खाली छोड़ देंगे, उसमें कोई स्कोर नहीं करेंगे हम। गॉट इट? अच्छा, एक और बात लिखी है, इन द इवेंट दैट दे आर मोर देन 20 एक्सक्लूजन्स द पेपर इज़ थॉट अबाउट अनक्रैम्बल। अगर वो 20 आइटम से ज़्यादा आइटम्स खाली छोड़ता है तो हम समझेंगे ये टेस्ट पूरा नहीं हुआ, या तो उसे मोटिवेट करेंगे या दोबारा टेस्टिंग करेंगे। यानी 20 से कम रिस्पॉन्सेज पे वो ना रिएक्ट करे तो तस्लीम करेंगे। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स, जो C है, C1 हो गया, C2 हो गया, C3, उसके बारे में बात हो रही है। C इज़ स्ट्रगल रिएक्शन इज़ दोज शोइंग एन अनडिज़ायरेबल और मैल एडजस्टेड आउटलुक। ये वो चीज़ें होंगी जो वो उस नहीं पसंद कर रहा, उसकी मैल एडजस्टमेंट को ये चीज़ शो करेगी। ये सारे वो बयानात होंगे जिसमें वो काबिल रहम सिचुएशन शो करेगा और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड शो करेगा, खुद को वो पसंद नहीं कर रहा या खुद के बारे में वो बुरा सोच रहा है, ये वाली चीज़ें आएंगी। अच्छा, फिर यहाँ पे डिटेल होगी स्लाइड नंबर 4 पे। C1 to C3 क्या होगा, वेटेज क्या देंगे हम, रेट क्या करेंगे, स्कोर क्या देंगे। द न्यूमेरिकल वेट फॉर द कंटेंशन रिएक्शन आर C1। C1 को 4 नंबर देंगे, यानी जितने भी हमारे इस टेस्ट में C1 होंगे उनको 4 नंबर मिलेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मसलन इस टेस्ट में 23 C1 मिले हैं। जब हम पढ़ेंगे ना स्टेटमेंट्स, जी क्या टोटल एक C1 को 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, और जब हम उनको काउंट करेंगे तो 4 4 4 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो असल स्कोर आएगा। वेरी गुड। जिसके C2 आएगा उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, जिसके C3 आएगा, C3 इज इक्वल टू 6,
समझ गए बात? अच्छा, C1 जो है ये माइनर कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है। C2 जो है ये एक जेन्युइन मैल एडजस्टमेंट है, जो दूसरों के बारे में वो रखता है ना, एक कॉम्प्लेक्स, दूसरे अच्छा नहीं कर रहे, दूसरे को चाहिए ये करे वो करे, ये जो चाहिए वर्डिंग है ना उसकी, ये उसका कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लेक्स है। C3 इज़ आइडेंटिफाइड विद डिसजॉइन मैल एडजस्टमेंट सॉलिड नेगेटिव रिएक्शन। C3 एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी होगी, और इससे स्कोर हम कितना देंगे? शाबाश। C1 को 4 जी, C1 को 4 मार्क्स मिलेंगे, C2 को 5 और C3 को 6। अच्छा, इसको याद करने का एक आसान सा कुलिया होता है कि आप इनको लिखने की पोजीशन बना लें कि मैंने लिखने कैसे लिखें। आपने सीधे लिख लिए ना, हमने इसको ऐसे करना होता है। फिर देखें कि ज़ीरो किसको मिलेगा। अब आप अपने ऐसे लिख के साथ में लिखेंगे कि कहाँ पे n आ रहा है, कहाँ पे C1, कहाँ पे C2। जी, C1 को कितने थे? C1 को 4, C2 को कितने थे? 5। ऊपर को जा रहा है ना सीरीज। C3 को कितने हैं? और फिर नीचे को कितना हो जाएगा? अभी हम पढ़ते हैं फिर इसे फिल करते हैं, ठीक है? अभी हम पढ़ते हैं तो फिर फिल करते हैं। अच्छा, इसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस की बात हो रही है। पॉजिटिव रिस्पांस में हम P को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। P1 क्या होगा? ये उसके माइंड सेट का वो फ्रेम है जो हेल्दी है, जो P शो करेगा। दीज आर एविडेंस बाय ह्यूमरस और फ्लिपेंट रिमार्क्स। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को शो करेगा, वो पूरा उम्मीद है, वो दूसरों के अपने बारे में या दूसरों के बारे में एक अच्छा रिस्पांस रखता है, ये उसके पॉजिटिव एटीट्यूड की अक्कासी करेगा। इसमें जो वेट हम देंगे वो P1 को देंगे 2। इसका मतलब है 2 के आगे आप P1 लिखें, और फिर P3 को कितना मिलेगा? सॉरी, P2 को कितना मिलेगा? 1, और P3 को 0 मिलेगा। गॉट इट? अच्छा, P3 को 0 क्यों मिल रहा है? क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड है ना। 135 कट ऑफ स्कोर है, तो 135 तक जो स्कोर लेगा वो नॉर्मल कंसीडर होगा। जितने थोड़े स्कोर उतनी एडजस्टमेंट ज़्यादा। गॉट इट? और जितने ज़्यादा स्कोर 135 से जितने ज़्यादा होंगे, जितनी वो डेविएशन ज़्यादा होगी 135 से आगे को जाएगा, उतनी ही मैल एडजस्टमेंट, उतनी ही उसकी नेगेटिविटी और उसकी प्रॉब्लम है। ज़्यादा पॉजिटिविटी भी जो है वो भी मैल एडजस्टमेंट में आती है जी, ज़्यादा पॉजिटिविटी मैल एडजस्टमेंट में आएगी। पॉजिटिविटी ज़्यादा जो है वो एडजस्टमेंट में आएगी, एडजस्टमेंट में। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड को कम स्कोर मिला है, ठीक है? और डेफिनेटली 3 होगा, n होगा। अभी इसको पढ़ते हैं भी हम। इसकी शक्ल कुछ ऐसे बन जाएगी। ये स्कोरिंग याद करने का एक बेहतरीन तरीका है। आप ऐसे लिखें कि आप 0 से 6 तक काउंटिंग लिखें ऊपर की जानिब, और फिर आप सेंटर में n लिखें और C1 से ऊपर की जानिब चले जाएं C3 की तरफ, और नीचे की तरफ P1 से। ये तैयार करने का, याद करने का आसान तरीका है। वरना बंदा रट्टा लगाता रहे या याद करता रहे कि कितने स्कोर मिलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। गॉट इट? अब न्यूट्रल रिस्पांस की बात करेंगे, जिसे हमने 3 स्कोर किया है। ये वो रिएक्शन होंगे जो कहीं पे भी नहीं फॉल कर रहे, ना ही पॉजिटिव एटीट्यूड में आ रहे हैं या ना ही नेगेटिव में। जब हम किसी से ये फिल करवाएंगे, मेरे पास कोई फिल भी पड़े होंगे हमारे पेशेंट्स ने किए, तो उनको हम स्कोर करके देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद होगा इंडिपेंडेंट स्कोरिंग ऑफ आइटम्स, जिसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे सारी चीज़ों को। फिर इसके कुछ एडवांटेज हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कौन सी चीज़ें चेक करते हैं। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये देखें, ये टेस्ट है RISB उर्दू वर्जन। जब क्लाइंट इसको फिल कर लेगा ना, जब क्लाइंट इसको फिल कर लेगा तो हम वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इसमें न्यूट्रल रिस्पॉन्स है, C1 है, C2 है, C3 है, या P1 है, या P2 है, P3 है। उस हिसाब से यहाँ पे हम लिख देंगे, सारे 40 आइटम्स के सामने हम लिख देंगे। और आपको पता है जो आइटम उन्होंने ना फिल की उसको हम कोई स्कोर नहीं देंगे। अब कोई जहन में सवाल आ रहा है तो पूछें जी।